एपिसोड 9 की अब शुरुआत होती है, जहाँ पर हम लोग सेफिरो को देखते हैं जो कि ईके को शाबाशी देती है बैटल में जीतने के लिए। तो ईके कहता है कि जीत अकेले मेरी की नहीं बल्कि पूरी 7th कॉर्प्स की है। वो सुनकर सेफिरो अब उससे कहती है कि तुम काफी ज्यादा हम्बल हो, मैं तुम्हें तुम्हारा अगला मिशन दे रही हूँ और वो मिशन ये है कि तुम्हें जेनोबिया में जाना है, क्योंकि जो ह्यूमंस है वो कभी ना कभी तो फुल अटैक करेंगे ही हमारे अगेंस्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने अलायंस ऑफ किंग को हरा दिया। जो सुनकर ईके कहता है कि इसका मतलब तो हम लोग को एक प्लान की जरूरत है। क्या दिक्कत सप्लाईज की है? जिस पर सेफिरो कहने लगती है हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, तुम्हारी वजह से इवेलियस से जो क्रॉप्स हम लोग को मिलती थी उसकी जो संख्या है वो इंक्रीज हो तो गई है, पर ये अभी इतना काफी नहीं है पूरी आर्मी को खाना खिलाने के लिए। खाने की कमी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम फेडरेशन के पास जाकर ट्रेड ट्रीटी के बारे में बात करो, यानी कि फेडरेशन के लीडर से। तो ये क्या उसे कहता है कि तुम हमेशा मुझे मुश्किल काम देती हो, क्या इंसान डीमंस के साथ नेगोशिएशन करेंगे भी? तो सेफिरो कहती है कि इसलिए तो ये काम मैंने तुम्हें दिया है, तुम्हें कैसे न कैसे करके करना ही होगा। जो सिंगरी के कहते हैं कि लेकिन मुझे तो इवेलियस को वापस से रिबिल्ड करना है। तो सेफिरो कहती है कि वहाँ की चिंता मत करो, मैं वहाँ पर संभाल लूंगी सब कुछ। अगले सीन में अब हम लोग ईके को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठा था। तभी वहाँ पर जीरोन और लिलिथ आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या आप सही में ज़ेनोबिया में जा रहे हो? तो ईके कहते हैं हाँ मैं सही में थोड़े समय के लिए जा रहा हूँ। जो सुनकर अब लिलिथ और जीरोन आपस में लड़ने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हम लोग आपके साथ चलेंगे। वो देख कर क्या उन लोगों से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहीं पर रुको, क्योंकि इवेलियस के बारे में चीजें फैल चुकी है और जो वैगाबॉन्ड्स और रिफ्यूजीज हैं वो भी यहाँ पर गैदर हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों ने संभाल लेना और सिटी को भी सेफ रखना। वहीं अब लिलिथ कहने लगती है कि लेकिन मुझे मत कहना अगर मैं उन इंसानों के साथ कुछ बुरा कर दूं तो ये क्या उसे मना करता है और कहता है कि तुम गुस्से से काम नहीं करोगी, शांति से काम करना। वहीं जीरोन अब कहने लगता है कि आपके बिना मैं क्या करूंगा, मैंने कोई गलती कर दी तो? जिस पर ईके कहते हैं कि चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल बना दिया है, तुम उसे पढ़ लेना अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो। ये सुनकर अब वो लोग उससे जबरदस्ती कहने लगते हैं कि प्लीज हमें भी ले चलो, पर ईके उन्हें मना करता है और कहता है कि ये सिटी फ्रंट लाइन में है तो तुम लोग यहाँ के इंचार्ज हो, इसलिए मैं तुम लोग के ऊपर ये सिटी को सौंप कर जा रहा हूँ, क्या मैं तुम लोगों पर भरोसा कर सकता हूँ? ये सुनकर वो लोग थोड़े से दुखी हो जाते हैं और वो कहते हैं हाँ तुम हम पर भरोसा कर सकते हो। अगले सीन में ईके को दिखाया जाता है जो कि अपने इंसानी रूप में होता है और वो सेठी को अपने साथ लेकर चल चुका है। सेठी अब कहने लगती है कि आप मेरे साथ क्यों चल रहे हो, उन्हें क्यों नहीं लेकर गए? जिस पर ईके कहते हैं कि अगर जीरोन और लिलिथ मेरे साथ चलेंगे तो वो काफी दिक्कत कर देंगे। वहीं पर अब हम लोग को वापस से इवेलियस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीरोन और लिलिथ को जैसे पता चलता है कि सेठी ईके के साथ गई है वो दोनों काफी गुस्सा हो जाते हैं और उन दोनों का गुस्सा तो ईके दूर से ही सेंस कर लेता है। तभी सेठी अब उसे पूछती है कि आखिर ज़ेनोबिया क्या है? जिस पर ईके कहते हैं कि ये कोई कंट्री नहीं है बल्कि ये एक ट्रेडिंग सिटी है साउथ के अंदर जो कि ट्रेड फेडरेशन का भी एक पार्ट है। ट्रेड फेडरेशन एक ग्रुप होती है डिफरेंट कंट्रीज का। ज़ेनोबिया एक ट्रेड टाउन है और वहाँ पर जो क्रॉप्स मिलती है वो भी काफी यूनिक है और वो क्रॉप्स गर्म क्लाइमेट में उगती है, जिसका मतलब है कि वहाँ पर सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं बल्कि सब कुछ है। वो सभी चीजें जो कि डीमन लॉर्ड आर्मी के किस्मत को डिसाइड करेगी वो वहाँ पर है। अब सारी चीजें मेरी नेगोशिएशन स्किल्स पर डिसाइड करती है। जो सुनकर सेठी कहती है कि क्या पहले भी कभी डीमन और इंसानों के बीच में कोई ट्रीटी बनी है? तो ये कहते हैं नहीं ऐसा करना मुश्किल होगा, पर इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ जिससे कि मैं उन्हें दिखा सकूँ कि इंसान और डीमंस भी एक साथ रह सकते हैं। बिना खाने के हम लोग बैटल हार जाएंगे, इसलिए मुझे अच्छे से नेगोशिएशन करनी होगी उनसे। वो लोग अब आगे चले होते हैं तभी अचानक से उन लोगों को किसी की चलाने की आवाज आती है। वो लोग अब वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं कि कुछ गुंडे एक कैरेज के ऊपर हमला कर चुके हैं और कैरेज को जो लोग गार्ड करे थे वो सभी गुंडे उन्हें मार देते हैं। इसी तरीके से वो गुंडे सभी गार्ड्स को मार देते हैं। एक गुंडा अब जाकर सीधा कैरेज के दरवाजे को खोल देता है और हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की बैठी होती है। उसे देखकर उस बंदे के मन में कुछ गलत इरादे आ जाते हैं और वो उसे अब टच करने वाला होता है, पर तभी अचानक से उसके ऊपर हमला हो जाता है। ये देखकर तो वो लड़की भी काफी हैरान हो जाती है। वो अब जैसे बाहर देखती है वो देखती है कि सभी गुंडे तो अब लटके हुए हैं। उसे कुछ समझ ही नहीं आता है कि ये क्या हुआ, पर तभी ईके उसके सामने आ जाता है और कहता है कि तुम हर्ट तो नहीं हो, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। वो लड़की अब ईके को जैसे देखती है वो तो ईके के प्यार में पड़ जाती है। वहीं पर ईके अब देखता है कि ये लड़की तो बिल्कुल सेठी की तरह दिखती है। वह सोचता है कि शायद से मेरी गलतफहमी है। तभी अब वो देखता है कि गुंडे अब उसके ऊपर हमला कर देते हैं। ये देखकर ईके अपने मैजिक का यूज करके उन सभी गुंडों को अब हवा में लटका देता है। जो देखकर उस लड़की के गार्ड्स भी काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, ने तो रेड बी और पायरेट्स को इजीली हरा दिया। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ईके अब उन सभी लोग को हील कर देता है और कहता है कि तुम लोग की चोट अभी तक अच्छे से हील नहीं हुई है तो जाकर किसी डॉक्टर को दिखा लेना। तो वो लोग भी मान जाते हैं और अब वो ईके का शुक्र करते हैं। वो उसे पूछते हैं कि तुमने हमारी जान बचाई है, तुम्हें बदले में क्या चाहिए? जिस पर ईके कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी अब वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जो कि ईके से कहती है कि माफ करना, मैंने पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया, मेरा नाम यूरिया ऑक्टेव है और मैं ज़ेनोबिया के लीडर की बेटी हूँ। जो सुनकर ईके अब काफी शौक हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि एक गुंडा ये सारी चीजों को छुप कर देख रहा था और अब वो चुपचाप से वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ईके और सेठी अब उन्हीं के कैरेज में बैठ जाते हैं, जहाँ पर यूरिया ईके का फिर से शुक्रिया करती है उन सभी लोग की जान को बचाने के लिए। तो ईके उसे कहते हैं कोई बात नहीं, वैसे शुक्रिया, तुम हमें ज़ेनोबिया तक की राइड दे रही हो। तो यूरिया उसे कहने लगती है कि
तुम्हारे पास काफी ज्यादा कमाल की मैजिकल पावर्स हैं जिनका यूज करके तुम रेड बियर्ड्स को हरा पाए। क्या तुम एक नोबल हो? तो ये कहते हैं नहीं, मैं इस मुल्क का एक सेज हूँ, मेरा नाम है राइके और यह है सेठी। वहीं पर सेठी अब कहने लगती है कि मैं पहली बार किसी कैरेज में बैठ रही हूँ, काफी मजा आ रहा है। ये क्या यूरिया को बता रहा होता है कि सेठी मेरी फैमिली होम की एक मेड है, तो ये सब कुछ उसके लिए नया है। जिस पर अब यूरिया कहती है कि मैं भी बिल्कुल ऐसी हूँ, मैं पहली बार जेनोबिया से बाहर निकली हूँ। तो ये कहते हैं कि क्या तुम किसी जरूरी काम पर गई थी? जिस पर वो कहती है हाँ, दरअसल मैं एक पावरफुल इंसान से मिलने गई थी जिसके साथ मेरी अरेंज मैरिज है, पर हमारी मीटिंग अच्छी नहीं गई। जो सिंगरी की कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि एक लड़का तुम्हें रिजेक्ट कर सकता है। जिस पर वो कहती है नहीं, उससे रिजेक्ट तो मैंने किया है। ऐसा बोलकर वो कहती है कि अच्छा हुआ कि मैंने रिजेक्ट कर दिया। वह मनी मन में सोच रही होती है कि क्योंकि मुझे ईके जो मिल गया है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग जेनोबिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पर यूरिया उन लोगों को अपनी मॉम से मिलवाती है। तो यूरिया की मॉम, जिसका नाम एल्टेरिया होता है और वो ट्रेड फेडरेशन की लीडर है, वो ईके का शुक्रिया करती है उसकी बेटी को बचाने के लिए। उसे देखकर ईके मन में सोचता है तो ये है वो जिसके साथ मुझे नेगोशिएशन करनी है। एल्टेरिया ईके से कहती है कि क्या मैं बात करते करते काम भी कर सकती हूँ? तो ईके कहते हैं हाँ कर लो। तो यूरिया ईके से माफी मांगती है और कहती है कि मेरी मॉम थोड़ी बिजी है और मैं तुम्हारा शुक्रिया भी करना चाहती हूँ मुझे बचाने के लिए। तो ईके कहते हैं कि थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। वहीं ईके अब अपने मन में सोच रहा होता है कि एल्टेरिया, जो कि उस कमेटी की मेंबर है जो कि जेनोबिया को रन करती है, उसने अपने टैलेंट से इस पोजीशन को पाया है और वो ट्रेड फेडरेशन की हेड है। मेरा लक काफी ज्यादा अच्छा है कि मैं सीधा उसकी बेटी से मिल गया। एल्ट्रिया वीके को देखकर कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो? इसके बाद एल्ट्रिया अपनी बेटी यानी कि यूरिया से कहती है कि माफ करना, क्या तुम हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकती हो? तो यूरिया भी मान जाती है और अब वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद अब एल्ट्रिया सीधा ईके से कहती है कि आके तुम डीमन लॉर्ड की आर्मी के एक मेंबर हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें क्या चाहिए? वो सुनकर के काफी हैरान हो जाता है कि उसे कैसे पता चला। वह उसे कहने लगता है कि तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि मैं डीमन लॉर्ड आर्मी का एक हिस्सा हूँ? जिस पर वो कहती है कि इस मुल्क में राय के नाम का कोई भी मेज नहीं है और मेरी बेटी ने बताया कि तुम एक पावरफुल स्पेल कास्टर हो और तुम्हें तो पता ही है कि एलायंस ऑफ किंग इस समय पर डीमन लॉर्ड की आर्मी से बैटल कर रही है, तो तुम्हारे जैसे एक पावरफुल मेज आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है? इससे पता चलता है कि तुम सब कुछ झूठ बोल रहे हो और मुझे इंट्यूशन भी यही बता रही है। ये काफी ज्यादा अजीब बात है ये देखकर कि एक इंसान डीमन लॉर्ड की आर्मी के अंदर है। तो ये क्या उसे बताता है कि मेरा नाम मीके है और मैं इवेलियस का रूलर हूँ। ये सुनकर एल्ट्री हैरान हो जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में अफवाहें सुनी है। तो ये क्या उसे कहता है कि जैसा तुमने कहा मैं एक इंसान हूँ पर मैं एक डीमन भी हूँ। तो सुनकर एल्ट्रिया कहती है कि क्या इसका मतलब तुम पूरी तरीके से डीमंस की साइड पर हो चुके हो? जिस पर ये कहते हैं नहीं, मेरे जो पेरेंट्स थे वो इंसान थे पर मुझे एक रोमबर्ग जो कि अनडाइंग किंग था जो कि एक डीमन था उसने मुझे पाला। वो सुनकर एल्ट्रिया वापस से हैरान हो जाती है और कहती है कि तो आखिर डीमंस को मुझसे क्या चाहिए? तो ये उसे कहता है कि डीमन लॉर्ड की आर्मी चाहती है कि तुम उन लोग के साथ एक ट्रेड ट्रीटी बनाओ। ये सुनकर एल्ट्रिया कहती है कि ऐसी चीज के बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना और वैसे डीमंस का मकसद ह्यूमैनिटी को खत्म करना भी तो है, तुम्हारे साथ ट्रेड करना काफी ज्यादा रिस्की होगा। जो सुनकर ये कहता है कि रिस्की पास्ट में होता पर अभी नहीं, मैं इसलिए लड़ रहा हूँ जिससे कि इंसान और डीमंस एक साथ रह सके। जो सुनकर एल्ट्रिया काफी शौक हो जाती है और वह कहती है कि वैसे ये सच बात तो है कि जो अभी के डीमन लॉर्ड है वो बाकी के डीमन लॉर्ड से अलग है, पर फिर भी डीमंस तो डीमंस ही होते हैं और वो वही रहेंगे। तो मुझे डीमंस पर भरोसा नहीं है, तुम कभी भी अपने तरीके को बदल सकते हो, तुम पर मैं विश्वास क्यों करूँ? क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? जिस पर ये कहते हैं नहीं है। जिस पर एल्ट्रिया कहती है कि तो तुम जा सकते हो, तुम्हारे यहाँ पर कोई काम नहीं है, पर जाने से पहले क्या कुछ तुम कहना चाहते हो? जिस पर मैंने सुना है कि मुझे पता चला है कि हाल फिलहाल में यहाँ पर जो पायरेट्स हैं वो ट्रेड फेडरेशन को परेशान कर रहे हैं। उनका लीडर कोरोसा है ना और उसके रेड बियर्ड्स पायरेट्स भी, वो तुम लोग को परेशानी दे रहे हैं ना, तुम लोग की परेशानी को मैं ठीक कर दूंगा। जो सुनकर एल्ट्रिया कहती है क्या डीमन लॉर्ड की आर्मी पायरेट्स की हंटिंग पर जाएगी? तो ये कहते हैं हाँ। जिस पर एल्ट्रिया कहती है कि वैसे ये बात तो सच है कि जो जेनोबिया है उन्हें उन पायरेट से डील करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है, वो हम लोग को काफी डैमेज करते हैं और इसकी वजह से हमारा काफी ज्यादा खर्चा आ जाता है और अगर हम लोगों ने नहीं रोकेंगे तो जो हमारा खर्चा है वो और ज्यादा बढ़ता जाएगा। इतना तो सिटी का एक साल में भी नहीं आता है जितना वो लोग खर्चा एक बार में कर जाते हैं। फेडरेशन के लीडर होने के तौर पर मेरा जो रोल है वो भी खतरे में आ सकता है। वह भी कैसे कहती है ठीक है तुम्हारे ऑफर को मैं कंसीडर करूंगी पर मेरी एक शर्त है, सबसे पहले तुम्हें उन पायरेट से हमें छुटकारा दिलवाना होगा और दूसरा ये है कि तुम्हें मेरी बेटी यूरिया से शादी करनी होगी। जो सुनकर ये हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या कह रही हो, मैं भले एक इंसान हूँ पर मैं एक डीमन लॉर्ड की आर्मी का पार्ट हूँ। जिस पर वो कहती है कि मैं यूरिया की मॉम हूँ और साथ में ट्रेड फेडरेशन की एक लीडर भी हूँ, तो स्मार्ट और लॉयल हो और मुझे विश्वास है कि तुम एक दिन डीमन लॉर्ड आर्मी के लीडर जरूर बनोगे, तो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप बनाना काफी अच्छा रहेगा मेरे लिए भी। तो ये कहता है क्या ये भी तुम्हारी इंट्यूशन कह रही है? जिस पर वो कहती है हाँ मेरी इंट्यूशन हमेशा सही होती है। ये सुनकर ही कुछ बोल ही नहीं पाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि उन लोग को बताता है कि रेड बियर्ड पायरेट्स पोर्ट के ऊपर हमला कर रहे हैं। इसके बाद अब उन लोग को पोर्ट का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिप अब आ जाती है और वहाँ पर एक पायरेट का लीडर होता है जो कि अपने साथियों से कहता है कि यहाँ पर जितनी भी लड़कियां और खाना मिले उन्हें शिप के ऊपर लोड करो और बाकी लड़कों को मार दो। तो वो पायरेट्स भी वैसे ही करते हैं, वहाँ पर जितने भी लड़के होते हैं वो उन्हें मार देते हैं। ये देखकर वही गार्ड वहाँ पर आ जाता है और सभी लोगों को वो
टाउन में भागने के लिए कहता है। तभी अचानक से शिप के अंदर से तोप का हमला हो जाता है जो कि एक बिल्डिंग के जाकर लगता है। इसकी वजह से वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो उन पत्थरों के नीचे दबकर मर जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर पायरेट का मेन लीडर आ जाता है जो कि उस गार्ड से कहता है कि मैंने तुम लोग को वार्न किया था पर तुम लोगों ने मुझे कोई भी चॉइस नहीं दी तो मुझे ये करना पड़ा। वह अपनी सारी चीजों को एल्टेरिया अपनी विंडो से देख रही होती है और कहती है कि लगता है हमारे पास काफी कम समय है। वो अभी से कहती है कि क्या तुम मेरी कंडीशंस को एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं। तो ये क्या थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। इसके बाद अब हम लोग को अगले सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ईके और सेठी उसी पोर्ट के पास पहुंच जाते हैं पर उन्हें वहाँ पर पहुंचते हुए काफी लेट हो चुका है। वहाँ पर कोई भी अभी भी पायरेट नहीं होता है पर तभी अब उन लोग को वही गार्ड दिखता है और अभी के अपनी पावर को यूज करके ऊपर से जितने पत्थर होता है वो हटा देता है। ईके अब उसे पूछते है कि क्या तुम ठीक हो, आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। तो वो कहता है कि वो लोग उस कार्गो को चाहते थे उस शिप के लिए जो कि आज ही सेल होने वाली थी। तो अभी की कहते हैं कि कितने पायरेट्स थे, जिस पर वो कहता है कि पूरी एक शिप भर के। जो सुनकर के कहते हैं कि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था ये तो उससे कम है। तो वो गार्ड कहते हैं हाँ पर उन लोगों को अंडर एस्टिमेट मत करना, उनका लीडर करोसा है जो कि एक मेज है। जब तुम एक्सपेक्ट नहीं करते हो वो उसी टाइम हमला करता है। काश हम लोग उसे ढूंढ पाते। ये सुनकर के उसे कहता है कि उनके नेक्स्ट हमले के लिए वेट करेंगे हम लोग और हम लोग उनके ऊपर काउंटर अटैक करेंगे, तब तक के लिए आदमियों को और वेपन्स को तैयार करो। तो वो गार्ड भी मान जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग मिलकर तैयार हो रहे होते हैं। ईके भी रेडी हो रहा होता है तभी सेठी उसके पास आती है और कहती है कि मेरा तो लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई भी काम है तो मैं जाकर खाना बना रही हूँ। जिस पर ईके कहते हैं ठीक है पर शायद से तुम थकी होगी इसलिए थोड़ा सा आराम से करना। तो वो भी मान जाती है और वो सीधा किचन में आ जाती है। वहाँ पर जो शेफ होती है वो अब सेठी को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि आप तो यूरिया हो। जिस पर उसे समझाती है कि मैं यूरिया नहीं हूँ, मैं तो राइकी के साथ आई हूँ और मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। जिस पर वो कहती है कि अगर आप हमारी मदद करोगी तो हमें डांट पड़ेगी क्योंकि आप हमारी गेस्ट हो, तो रहने दो। ये सुनकर सेठी अब थोड़ी सी दुखी हो जाती है। अगले सीन में अब ईके को दिखाया जाता है जो कि काफी थक जाता है। तभी अब उसके पास यूरिया आती है और वो कहती है कि क्या हम लोग अकेले में बात कर सकते हैं, जिस पर ईके मान जाता है। अगले सीन में अब हम लोग देखते हैं कि वो लोग अब यूरिया के रूम में आ जाते हैं जहाँ पर यूरिया अब ईके से कहने लगती है कि मेरी आपके साथ शादी होने वाली है। जिस पर ईके भी थोड़ा सा शर्मा जाता है और वो कहते हैं कि हाँ आप नहीं करना चाहते हो ना मेरे से शादी, मैं तुम्हारी मोम को समझाने की कोशिश करूंगा। जिस पर यूरिया कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैंने जब पहली नजर में आपको देखा मैं आपके प्यार में तभी गिर गई थी, इसलिए प्लीज मेरे हस्बैंड बन जाओ। ये सुनकर ही काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहते हैं कि लेकिन हम लोग को मिले तो काफी कम समय हुआ है, तुम्हें तो मेरे बारे में कुछ पता भी नहीं है। जो सुनकर यूरिया रोने लगती है और कहती है कि क्या इसका मतलब आप मुझे पसंद नहीं करते हो, माफ करना मैं आपको परेशान कर रही हूँ। तो ये क्या उसे चुप कराने लगता है और कहते हैं कि नहीं मेरा ऐसा कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं था। तभी हम लोग को पता चलता है कि ये सारी चीजों को सेठी गेट के बीच में से देख रही होती है। वो अब अचानक से थोड़ा सा अजीब सा फील करने लगती है। वह वहाँ से चला जाता है पर तभी ईके को भी पता चल जाता है कि गेट के पीछे कोई छुप कर उन्हें देख रहा था। वो अब जैसे बाहर जाकर चेक करता है पर वो देखता है कि वहाँ तो कोई भी नहीं होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं सेठी को जो कि मार्केट में आ जाती है ऐसे इंग्रेडिएंट्स को ढूंढने के लिए जिससे कि वो काफी टेस्टी खाना बना सके ईके के लिए और ईके को खुश कर सके। वो कहती है कि मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं ईके की सर्वेंट हूँ। हम लोग अब देखते हैं कि जब वो सामान इकट्ठा कर रही होती है तभी उसे वही गुंडा देख रहा होता है जिसको हम लोगों ने एपिसोड में छुपता हुआ देखा था। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सेठी जैसे सामान को इकट्ठा करके वापस जा रही होती है तभी अब वहाँ पर वही गुंडा आ जाता है जो कि सेठी के बॉडीगार्ड को तो मार कर वहीं गिरा देता है। वहीं पर अब वो सेठी को पकड़कर बेहोश कर देता है। अगले सीन में अब हम लोग देखते हैं कि सेठी को एक जगह पर रखा गया है और वहाँ पर काफी सारे पायरेट्स होते हैं जो कि सेठी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। तभी अब वहाँ पर वही गुंडा आ जाता है जो कि सही पायरेट्स को दूर करता है और कहता है कि ये लड़की कैप्टन के लिए गिफ्ट है, तुम लोग के लिए नहीं। तब वो सही पायरेट्स वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हमें पता चलता है कि सेठी को तो होश आ चुका है पर फिर भी वो आंखें बंद करके लेटी हुई है। वहीं पर अब वो गुंडा कह रहा होता है कि इस लड़की को देखकर कैप्टन जरूर खुश होंगे क्योंकि आखिर जेनोबे की लीडर की बेटी जो है। ये सुनकर सेठी मन में सोचती है कि शायद से इस गुंडे को गलती से लग रहा है कि मैं यूरिया हूँ। वहीं वो गुंडा सोच रहा होता है कि शायद से इस काम के लिए मुझे प्रमोशन में मिल जाएगी। तभी हम लोग देखते हैं कि इस मौके का फायदा उठाकर सेठी वहाँ से भाग जाती है। वो देखकर वो गुंडा उसका पीछा भी करने लगता है। वहीं पर सेठी काफी जोर से चिल्लाकर कहने लगती है मास्टर मैं यहाँ पर हूँ, मुझे बचा लो। ऐसा बोलकर वो जैसे गेट खोलकर बाहर आती है वो अब देखती है कि वो तो दरअसल अब एक शिप पर है, यानी कि वो पानी के बीच में है और यहाँ पर से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। वो पूरी तरीके से यहाँ पर फंस चुकी है। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आए हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।